बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को जो है कुछ क्विज़ेस दिए थे, वो हो गए? पक्की बात है? क्या था क्विज़ के अंदर? प्रीमियम पे ख़रीदा था, ऐसा ही, और वो प्रीमियम भी अमोर्टाइज हो गया था। किसके ज़रिए? IRR के ज़रिए। अच्छा जी, अब जैसे एक बच्चों ने सवाल किया था मुझसे कि सर ऐसा हो सकता है कि हम ख़रीदें प्रीमियम पे और आगे जाके भी प्रीमियम मिले या आगे जाके डिस्काउंट हो? तो आज का हमारा केस है कि परचेज एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। लिख लो अपने पास, परचेज एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। थैंक यू। परचेज एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट डिस्काउंट। अच्छा, अब ज़रा बात समझिएगा, यहाँ पे जो मेन बात समझने की है। सही जी, हमने ये कहा कि भाई इस सवाल के अंदर अगर आप रीड करें तो आपके पास कंपनी ने 13,000 बॉन्ड परचेज किए हैं, ऐसा ही है। एक बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। तो मैंने कहा कि भाई मैं आज 13,000 बॉन्ड को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट द फेस वैल्यू, ऐसा ही है। चलें जी, अब वो कह रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो मैंने क्या किया, प्रीमियम इसके अंदर कितना ऐड कर दिया? 5%। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 1.3 मिलियन का 5% मैंने ये डाल दिया। इन दोनों को सम करूं तो आ गया आंसर ये 1365000। ये क्या है? मेरी फेयर वैल्यू। अच्छा, सामने वाला मुझे रिटर्न किस पे देगा? फेस वैल्यू पे। वो देखें, वो तो रिटर्न फेस वैल्यू पे ही देगा ना। मैंने आज कुछ भी किया हो, रिटर्न मुझे किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे मिलेगा, क्योंकि वो कहेगा भाई बाकी मेरे नाम के पैसे हैं। अच्छा, आप इस सवाल में एक चीज़ देखें, हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है। अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा फेयर वैल्यू पे लगेगी जितने का सौदा हो रहा है। तो हमने कहा 1.365 मिलियन का अगर मैं 3.5% करूं तो आपने कहा 3.5% ये आ गया 4,775। तो आपने कहा कि सर अगर मैं इन दोनों को सम कर लूं तो ये हिसाब किताब हो गया। यहां तक कोई मसला? अच्छा, ये क्या है मेरी? ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें दो चीज़ों का सम है, फेस वैल्यू, प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऐसा ही है। चलें जी, अच्छा जब मैं यहाँ तक की बात कर लेता हूँ, तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो हो गया हिसाब किताब इनिशियल का। इनिशियल मेरी जेब से इतने का, पर देखो आगे एक चीज़ लिखी हुई है, ये रिटर्न देता है 12.5% का। ये रिटर्न कितने का देता है? 12.5% का, और बोल रहा है ये रिडीम होगा डिस्काउंट के ऊपर। ये रिडीम होगा डिस्काउंट के ऊपर। अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक फिनोमेना बनाता हूँ। देखो मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं बोलता भाई अकाउंटिंग हो गई, चलो आगे चलते हैं पास पेपर पे। आप लॉजिकली समझ ले पहले कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट का मतलब क्या, यानी आज मैं पैसे दे रहा हूँ, उल्टा इसको 5% प्रीमियम, और आगे जाके मुझे 5% पार तो चलो, पार से भी कम मिलेंगे। अब ये समझाने की बात है, अब इसको समझते हैं। मैंने कहा कि भाई आज आपने अगर उसको फेस वैल्यू दी है कितने की? अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, जब प्रीमियम और पार की बात होती है ना, वो रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू होती है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी प्रीमियम और पार की बात होगी ना, प्रीमियम या डिस्काउंट की बात होगी, वो रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट की बात होगी विथ रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू के ऊपर या नीचे, ये बात आपने समझनी है। अच्छा, जब मैंने आपको पैसे देते वक्त कहा था कि 5% के प्रीमियम पे खरीदूंगा, तो तब भी तो विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू थी ना, कि फेस वैल्यू के ऊपर दूंगा। तो अब ये कह रहा है कि जो आपकी रिडम्पशन है कितने सालों बाद?
3 सालों बाद, तो आपको रिडम्पशन के ऊपर जो पैसे मिलेंगे वो डिस्काउंट के बाद मिलेंगे, यानी आपको पैसे मिलेंगे कम। यानी आपने जो आज पैसे दिए हैं वो इसमें से अगर एक एक करके ब्रेकअप बनाऊं तो आपने आज कितने दिए थे उसको फेयर वैल्यू के हिसाब से 1.365 मिलियन। तो 1.665 मिलियन में से 65 तो भूल जाओ, ये तो नहीं मिलेंगे। आपका ये जो 1.3 मिलियन है ना, इसमें से भी कटौती होगी कितने की? 3% की। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक कहानी समझ आई? जल्दी से बताओ। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि इतनी वेल ऑफ है, जो कह रही है कि भाई मेरे तो डूबने के चांसेस है ही नहीं, ना मैंने कभी किसी की कम इन्वेस्टमेंट डुबाई है, तो मैं इतना रिस्क फ्री हूं कि अब मैं अपने नाम के पैसे चार्ज करूंगा, और नाम के पैसे चार्ज करने के साथ साथ आपको पैसे भी वापस कम दूंगा। अगर आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट करनी है, उल्टा आपको डिस्काउंट पे मिलेगा भी, आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, आप वहाँ चले जाएं, पर वहाँ पे क्या होगा? रिस्क। यहाँ पे रिस्क नहीं है। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी अगेन, हिसाब किताब ये है, क्योंकि मैंने कहा आज के बाद आप लोगों को बड़ा अवेयर रहना कि गलती नहीं हो एग्जाम में, सीधे सीधे नंबर होंगे, 8 से 10 मार्क्स फ्री के ले लोगे, पर सब्जेक्ट टू कि आपने काम और लॉजिकल डेवलपमेंट सही हुई हो। पहली चीज़ मैंने क्या कही आप लोगों को? मैंने ये कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई प्रीमियम है या डिस्काउंट है, वो प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू होगा। ऐसा ही है भाई, वो प्रीमियम या डिस्काउंट हमेशा विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू होगा। चलिए जी, ये बात भी हमने समझ ली। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया। आज आपने जो उसको पैसे दिए हैं, सामने वाली काउंटर पार्टी को आपने पैसे कितने दिए? 1.365 सामने वाली पार्टी को, क्योंकि ये जो कमीशन है ये तो ब्रोकर का है ना, ये तो ब्रोकर का है, इसको तो आप रहने दें। अच्छा, आपने जो 1.365 मिलियन दिए वो कह रहा है इसमें से 65 तो वैसे ही भूल जाओ, और जो आपकी इनिशियल अमाउंट थी उसमें से भी 3% भूल जाओ। बात समझ आई? आओ मैं तुम्हें इसका हिसाब किताब बना के दूं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि मेरा जो नॉर्मल रिटर्न है, मेरा जो नॉर्मल रिटर्न है वो कैसे निकलेगा? आ जाए जी। 1.3 मिलियन का 12.5% फॉर 3 इयर्स, ऐसा ही है। मैंने कहा 1.3 मिलियन का 12.5% फॉर 3 इयर्स। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ, और गलत नहीं कह रहा मैं, अगर मैं 3 सालों में इतना कमाऊँ तो मेरा जो इफेक्टिव रिटर्न है वो है 12.5%। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर मैं, वापस से कह रहा हूँ, अगर मैं 3 सालों में 487,500 कमाऊँ तो मैं असल में परसेंटेज वाइज 12.5% कमाऊँगा। अच्छा, बट मसला ये है कि मैंने इसमें क्या पे किया है? प्रीमियम, जो कि आपकी एडिशनल कॉस्ट है। क्या ये आपको वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मैं सिर्फ इनकम असेसमेंट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? इनकम असेसमेंट, ताकि लॉजिकली समझ आ जाए। अब बात समझिएगा, इसमें से मैंने लेस की कितने की? अच्छा, अब आप मेरी बात को समझें। क्या मैं ये कह सकता हूँ इस 487 को कमाने के लिए मैंने ये खर्चा किया, ये खर्चा किया? एक और चीज़ सिखाता हूँ आज। ये देखो मैं कर कैसे रहा हूँ। इसका 3%, 1.3 मिलियन का। अब आपको थोड़ी सी बात, थोड़ी सी हजम होगी, क्लियर होगी, क्योंकि देखो मैं अगर डायरेक्ट बोल दूँ कि भाई ये कर लेना तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉजिकली समझ लो। क्या मैं कह सकता हूँ इस 487,500 को कमाने के लिए पहले तो मैंने प्रीमियम पे किया, कितने का? 65,000 रुपये का। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की कितने की? 47775 की। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसको कमाने के लिए मैंने ये भी मान लिया कि मुझे पैसे कम मिलेंगे वापसी में, तो ये भी तो मेरा खर्चा ही हुआ ना, क्योंकि जो पैसे आपको वापस मिल जाएंगे वो तो प्रिंसिपल रीपेमेंट है ना, वो तो आपको मिलनी ही मिलनी है, उस पर तो कोई पंगा ही नहीं है। पंगा इस पे जो आपने एडिशनल जेब से लगाए। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो 39,000 है आपने अपनी इस फेस वैल्यू को गवाया है? ये जो 39,000 है बच्चों, क्या मानते हो कि आपने अपनी फेस वैल्यू में छुपी हुई है ये, जो आपको अब नहीं मिलेगी? यानी वापस से कह रहा हूँ, बहुत फोकस होकर समझना। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये जो 39,000 है
दिस इज इंक्लूडेड इन योर फेस वैल्यू, जो कि अब आपको वापस नहीं मिलेगा, पर फेस वैल्यू के अंदर शामिल है। तो एक चीज़ मैंने आपकी ये क्लियर की, जब भी आप सोचें ना कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट है, तो रिडम्पशन एट डिस्काउंट का मतलब ये है कि आप उसकी डे 1 पे कोई एंट्री नहीं करेंगे, वो आपकी फेस वैल्यू के अंदर ऑलरेडी, अलबत्ता ये 39,000 एक्सपेंस आउट होंगे ओवर द पीरियड IRR के जरिए, ओवर द पीरियड IRR के जरिए। अच्छा, आज मैं लमसम बात करूं, आज आपने पैसे कितने दिए हैं टोटल? 14,12,775। क्या मैं सीधा सीधा हिसाब करूं, उसमें से ये नहीं मिलेंगे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये नहीं मिलेंगे, ये भी नहीं मिलेंगे, और इसमें से एक अमाउंट नहीं मिलेगी, वो कितनी है? 39,000। वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा हिसाब किताब करूँ आप लोगों के लिए, कि मैं ये कह देता हूँ कि भाई इसमें जो आपके पास 39,000 की अमाउंट है, हमने कहा कि भाई इसके अंदर जो 39,000 की अमाउंट है ये भी हमने गवा दी। यहाँ तक क्लियर है बात? इसको थोड़ा सा याद देते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक कोई पंगा? सही जी। यानी आप कह रहे हैं आपके लगाए हुए पैसे में से ये भी गए, ये भी गए, वो भी गए, पर ये जो हम कह रहे हैं गए, ये आपका एक्सपेंस है ना। आज बुक करूँ, अमोर्टाइज करूँगा किसके ज़रिए? आज वो आविष्कार आपको दिखाते हैं कैसे निकलता है IRR, पर आपने फिर इसके बाद ये नहीं बोलना कि सर ये कि निकल रहा है तो हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसे सीख लो आज। सही जी। इधर देखो, मैंने कंप्यूटर भाई साहब को ये कहा कि हमें चाहिए क्या? IRR। सही जी। मैंने कंप्यूटर को ये कहा कि भाई मेरे आज पैसे फंसे हुए हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट एट ईयर 0। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मेरी बात मानेंगे, ये है या नहीं है? है। ये दे, आज मेरे पैसे इतने फंसे हुए हैं। फिर मैं कह रहा हूं इस कंप्यूटर को ईयर 1 में पैसे मिलेंगे, मुझे ईयर 2 में मिलेंगे। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे बखूबी, मुझे लगता है कि ईयर 1 में मुझे पैसे मिलेंगे इसका 12.5%। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 1.3 मिलियन का 12.5%। मैंने कहा अगले साल भी ये मिलेंगे, ऐसा है। और फिर एक और चीज़ देखिएगा, इसके बाद जो तीसरा साल होगा उसमें 162,500 तो मिलेंगे, प्लस मेरा प्रिंसिपल भी वापस मिलेगा, पर प्रिंसिपल का 1.3 मिलियन का 97%। नहीं आई बात समझ? देखो, आपने उसको 1.3 मिलियन दिए थे ना फेस वैल्यू, उसने आपको क्या कहा था वापस कितने दूंगा? 3% के डिस्काउंट के। और मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि जब भी प्रीमियम डिस्काउंट की बात होगी वो रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू होगी। तो आपको पैसे मिलेंगे 1.3 मिलियन पार या पार से भी कम, पार से भी कम। ये हो गया। तो मैं क्या, आपकी अगर आज्ञा हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इसके अंदर 1.3 मिलियन का 97% ले लूँ? हाँ जी, ये आ गया। अच्छा, अब मैंने कंप्यूटर को क्या कहा, ईयर 0 में इतने डालूं, ईयर 1 में इतने मिले, ईयर 2 में इतने मिले, आखिर में इतने मिल जाएं इंटरेस्ट के साथ। तो मुझे बता दो मेरा IRR क्या होगा? कितना आ रहा है? 8.1994। या सर वो तो 12% दे रहा है आपको। कितने एक्सपेंसेस हैं? वेरी गुड। देखो ऊपर सिखाया, पहला प्रीमियम, दूसरा, तीसरा रिडेम्पशन एंड डिस्काउंट। रिडेम्पशन एंड डिस्काउंट भी तो आपका खर्चा है। तो क्या आपने कमाया नहीं है? कमाया है, असल में इतना कमाया है। तो अब मैं सवाल में जाऊँ, अल्लाह करे यही है। देखो क्या लिखा हुआ है, 8.1994। ऐसे निकलता है IRR कि सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स कर दो, सारी चीज़ें इसके अंदर फिक्स कर दो। पहले बताओ बात क्लियर है? ये फिक्सिंग वाला मैकेनिज्म समझ आया? ये मैंने कंप्यूटर के जरिए निकाल दिया। इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑटोमेटिकली शामिल है। अच्छा, अब मैं आप सबसे पूछूं लॉजिकली, क्या आप ये जो रिडम्पशन एट डिस्काउंट है इसकी डे 1 पे अकाउंटिंग करेंगे या खुद अमोर्टाइज होगा? खुद अमोर्टाइज होगा। और ये एक्सपेंस इस तरीके से बुक करेगा
कि आपका 65 भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी एक्सपेंस आउट हो जाएगी, और 1.3 मिलियन में छुपा हुआ 39,000 भी एक्सपेंस आउट हो जाएगा, और इनकम आपकी कम बुक होगी। यहाँ पे क्लैरिटी है? यानी अब आप कह रहे हैं सर आपने 3 चीज़ें अमोर्टाइज करनी है, प्रीमियम, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिस्काउंट। अच्छा सर एक बच्चा पे लेटा हुआ घर पे बैठा हुआ सोच रहा है डिस्काउंट तो हमारी इनकम होती है, डिस्काउंट हमें मिला या हमने दिया है? दिया है। हम तो कह रहे हैं हम एग्री करते हैं हम पैसे वापस कम दे देना, पर फिर भी कमाया तो है मैंने। ये सारे खर्चे करके जो मैंने नीचे दिखाया आपको, ये सारे खर्चे करके नेट इतना कमाया है। इफेक्टिव रिटर्न इज माई लोअर एज कंपेयर टू द रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द इशूअर। बात क्लियर है? चलिए जी, तो मैंने कहा एग्जाम में आप कभी गलती नहीं करते हैं तो ये बात याद रहेगी कि आगे जो आपका डिस्काउंट है वो अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द पीरियड में। चलिए जी, अब मैंने कहा कि भाई अगर आप मुझे ये बताएं कि मैं डे 1 की एंट्री क्या बनाऊं सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से भाई? 1412775। तो सर ये जो 1412775 है इसके अंदर आपका सब कैपिटलाइज हुआ हुआ है, ऐसा ही है ना? चलें जी, ओके। अब मुझे बताएं कि सर अगर मैं यहाँ पे शेड्यूल बनाऊं, तो मैंने कहा ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। तो मेरे पास ईयर 1 है, ये इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट किस पे बुक करूँ? IRR पे? ये आ गया जी, चेक कर लेना गलत नहीं हो जाए। और आपके पास कूपन ये रहा, तो मैंने कहा कि सर अगर मैं ये करूं तो ये आ गया आंसर। सही है भाई? ये आ गया ईयर 2। ईयर 2 का ओपनिंग ये है, इंटरेस्ट ये आ गया, कैश ये आ गया, क्लोजिंग ये आ गया। चेक कर लो एक बार, सेम है। ये इंटरेस्ट ये आ गया 1261,000। अच्छा सर वैसे तो हम हमेशा जब भी शेड्यूल बनाते हैं आखिर में फेस वैल्यू बचती है, डिस्काउंट है, तो अगर हमने सही किया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 1.3 मिलियन का 97% यही आता है, तो मतलब हमने सब कुछ अमोर्टाइज प्रॉपरली किया हुआ है। और अगर मैं इसको सम करूं तो ये कितना बनता है? 335,725। और यहाँ पे भी हमने कितना डे 1 पे डिसाइड किया था, पर ये सब हुआ किसके ज़रिए? IRR के ज़रिए। बात क्लियर है? इसको कॉपी करें। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को कन्फ्यूजन क्लियर है? गुड। हमने बोला आईपैड पे लिख लिख के थक जाते हैं, तो आज एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। नहीं खिजर, ये चैप्टर सिर्फ एंट्रीज बनाने के लिए नहीं आता, ये चैप्टर इसलिए भी आता है कि जैसे अच्छा आपने अगर क्विज किया हो खिजर, तो आपने देखा है क्विज के अंदर मैंने ये बोला है कि साल के आखिर में बताएं कि अमोर्टाइज कॉस्ट कितनी है, तो वो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स हैं उसके। सही है खिजर, बात समझ आई? आपने अगर क्विज किया है तो उसमें था ना अमोर्टाइज कॉस्ट बताएं, तो वो बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स है ना। हो गया? नीचे करूं?
तो उसमें एंट्रीज भी पूछ सकता है, वो बोल सकता है कि भाई बताओ कि पीएनएल में इंटरेस्ट कितना जाएगा, तो इंटरेस्ट कूपन जाएगा या आईआरआर वाला, आईआरआर वाला, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी एक आप लोगों को पास पेपर कराता हूँ ना, अभी सब सही हो जाएगा। अच्छा एक और कॉपी करते हुए बात बताओ आप लोग, अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम होती, रिडम्पशन एट प्रीमियम होती, तो ओवर द पीरियड आपका क्या इससे भी ज़्यादा अमाउंट मिलता आपको आखिर में, पर वो इनकम भी वन टाइम रिकॉर्ड करते हैं आईआरआर के ज़रिए। यानी आईआरआर पता है क्या कर रहा होता, कुछ एक्सपेंसेस को अमोटाइज कर रहा होता और किसी इनकम को रिकॉर्ड कर रहा होता, तो वो रिकॉर्ड होते 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 आगे पहुंच जाएगी। समरी चाहो तो लिख दो कि रिडम्पशन एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट प्रीमियम की अकाउंटिंग हम डे 1 पे नहीं करते। लिख लो अपने पास, रिडम्पशन एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम की अकाउंटिंग हम डे 1 पे नहीं करते, हम डे 1 पे नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली आईआरआर के ज़रिए हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली आईआरआर के ज़रिए हो जाती है। सही है, ये हो गया। ये आईआरआर तो आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप तो एक्सेल में निकाला हुआ है मैंने, आप ये देख लें शेड्यूल। अच्छा अब तक हम डेट सिक्योरिटीज में जो मॉडल सीख रहे हैं वो है अमोटाइज कॉस्ट का मॉडल, यानी कुछ अमोटाइज होगा जो बच जाएगा उसको हम कहते हैं अमोटाइज कॉस्ट। अब चाहे वो अमोटाइजेशन ऑफ इनकम हो, चाहे वो अमोटाइजेशन ऑफ एक्सपेंस हो। हाँ 2% कह लो या 2.4% पर बॉन्ड कह लो, बात एक है 2.4 रुपीज़ पर बॉन्ड, दोनों में देखो आंसर सेम आएगा। आप फेयर वैल्यू के ऊपर 2% लगाओ या नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर 2.4 लगा दो, बात एक ही है। देखो 10,000 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 2.4 से तो कितना आएगा आंसर, नहीं तो फेयर वैल्यू पे लगता है ना बेटा। नहीं पीएनएल और ओसीआई तो हमने किया ही नहीं है ना, पीएनएल और हमने ओसीआई किया ही नहीं है, हम तो सिर्फ ये करेंगे ना यहाँ पर कि जो अमोटाइज कॉस्ट हमने सीखा हुआ है। अच्छा अगर आपका मॉडल अमोटाइज कॉस्ट है तो आपको भले ही हर साल की फेयर वैल्यू दी हुई हो तो आप उसको कंसिडर करेंगे नहीं। जैसे पीपी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे भी होता है, क्या कॉस्ट मॉडल पे होता है, तो फेयर वैल्यू जितनी आसमानों को छू जाए आप फेयर वैल्यू पे नहीं जाते क्योंकि आपका मॉडल कॉस्ट मॉडल होता है ना। तो यहाँ पे भी अमोटाइज कॉस्ट का मॉडल है, तो आप अगर हर साल की फेयर वैल्यू दी हुई भी है तो आप इसको इग्नोर करेंगे।
मैंने खाली हल्का सा घुमाया सवाल में, कुछ भी नहीं है। प्रीमियम कितना पे किया हमने इसमें? नहीं, डे वन पे नहीं किया प्रीमियम, 20 रुपये किया, बिल्कुल सही। डे वन के ऊपर 20 रुपये किया, और यहाँ पे मैंने ऐसे छुपाया था इसको कि नीचे फेयर वैल्यू दे दी है, देखो बॉन्ड की, डे वन की। बात आई समझ? तो नीचे डे वन की फेयर वैल्यू तो दे दी ना मैंने, तो डे वन पे आपने जो प्रीमियम पे किया है वो तो लेंगे आप। अब सही है, ये जानबूझ के किया है मैंने ताकि, नहीं उसका आएगा ये इसलिए किया कि कभी बात होगा तो एग्जामिनर प्रीमियम नहीं बताता, फेयर वैल्यू डायरेक्ट बता देता है, तो फिर आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि वो पहले दिन की फेयर वैल्यू के अंदर प्रीमियम भी शामिल होगा। हाँ जी, इनिशियल कैपिटलाइजेशन कितने पे हुई है? 1.224 मिलियन। हाँ जी, फेस वैल्यू आप लेंगे 10,000 इंटू 100, तो हमने कहा भाई 10,000 इंटू 100 ही आ गया। अच्छा, प्रीमियम है हमारे पास 20 का, ये हमारी आ गई फेयर वैल्यू। चलें जी, आपने इसके अंदर ऐड कर दी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी 1.2 मिलियन का 2%, ये आ दीदी। तो वो जो आपका फ्यूचर में रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो यहाँ क्यों नहीं ऐड किया? वो तो बाद में मिलेगा ना, पर इनकम बुक होने के बाद तो आप IRR के ज़रिए इसको बुक करेंगे ना,
और जब आगे पहुंचेंगे तो आपकी रिडम्पशन आप बखूबी देखेंगे 1.1 मिलियन पे नहीं होगी, 1 मिलियन से ज़्यादा पे होगी, 5% ज़्यादा पे। यानी आपके आखिर के शेड्यूल में पता है क्या बचना चाहिए, ये 1050, क्योंकि ये ओवर द पीरियड इनकम बुक हो रही होगी। चार सालों की है ये। अच्छा, बल्कि 10 का प्रीमियम है, 10 का प्रीमियम है ना, तो आपको पता है आखिर में कितने मिलेंगे, 110। ये बचेगा आखिर में 1.1 मिलियन। यहाँ पे आप लोगों के लिए वापस से हम वो बना देते हैं परफॉर्मा। 1 मिनट देख लो बस इधर, ये बताओ आपका नॉर्मल रिटर्न कितना है 1 मिलियन पे, कितना परसेंट, 25% फॉर 4 ईयर्स। तो आपने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये करूँ कि 1 मिलियन पे 25% लगाऊँ तो ये आ गया। अच्छा, आपने प्रीमियम पे किया है, यस, तो जो प्रीमियम पे किया है आपने वो तो आपकी जेब से एडिशनल पैसे लगे ना, ये तो आपको वापस नहीं मिलेंगे। क्या ये आपका खर्चा है, यस। आपने कहा ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपने पे की ये भी आपका खर्चा है, यस। अब आपने कहा कि अब आपके पास रिडम्पशन एंड डिस्काउंट, तो वो मैं ऐड करूँगा इनकम देखने के लिए कि इनकम कितनी कमाऊंगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तो मुझे पैसे मिलेंगे या मेरी जेब से जाएंगे। तो यानी आप कह रहे हैं कि आपको 1 मिलियन नहीं मिलेंगे, 1 मिलियन से 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 10 रुपये पर बॉन्ड ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पे 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया। अच्छा, अब मेरा मानना ये है कि मेरे IRR के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, ये 2 एक्सपेंस हैं और एक इनकम है, ये 2 एक्सपेंस हैं और ये इनकम है। यानी अब होगा क्या पता है, प्लीज सुनिएगा, आपको ये बात तो पता है ना फोकस होके कि ये 24,000 एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, 2 लाख भी, पर ये 2 जो एक्सपेंस होंगे इसके अलावा एक इनकम बुक हो रही होगी, वो कितने की, 1 लाख रुपए की। कितने सालों में, 4 सालों में। और आपको ये कब मिलेंगे, एंड में, क्योंकि वो भी तो आप ओवर द पीरियड ही रिकॉर्ड करोगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब डिस्काउंट की बात थी कि रिडम्पशन एंड डिस्काउंट थी, तो मेरी फेस वैल्यू में कटौती हो रही थी, उसके एक्सपेंस बुक हो रहा था। यहाँ पे फेस वैल्यू में कटौती हो रही है या और पैसे मिल रहे हैं, तो वो ओवर द पीरियड इनकम बुक हो के उसको वहां पहुंचा देगा। बात क्लियर है, किसी तरह क्लियर है आप? हाँ, नॉर्मल रिटर्न 1 मिलियन ना 4 बार, ये आ गया, सही है। सवाल दिखा दूं, बस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड पीसीवी तो IRR बुक होती है, स्टिल हम इन्वेस्टमेंट में उसे कंसिडर करते हैं। तो डे 1 पे रिडम्पशन एंड डिस्काउंट और प्रीमियम को स्पेसिफिकली सिर्फ क्यों नहीं करते डे 1? नहीं, देखो इसमें 2 चीज़ें मिला दे हो। जब मैं डे 1 पे प्रीमियम पे करता हूँ, सब सुनो इधर, पहले लिखना बंद। जब डे 1 पे मैं प्रीमियम पे करता हूँ तो मेरी जेब से पैसा जा रहा होता है, तो उसकी मैं एंट्री कर देता हूँ, ऐसा ही है ना। जब डे 1 पे मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मैं उसके पैसे पे नहीं कर रहा होता,
तो वो भी मेरी प्राइस में नेट हो जाता है। मैं कह रहा हूँ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के प्रीमियम और डिस्काउंट की। अगर फ्यूचर में मुझे प्रीमियम मिलेगा तो मैं आप सबसे ये पूछ रहा हूँ, आज उसकी अकाउंटिंग कर सकता हूँ डे वन पे? नहीं। वो प्रीमियम कितने सालों बाद का है? 4 साल बाद का है। तो जब प्रीमियम 4 साल बाद का है तो वो इनकम बुक होने के बाद रिकवर होगा ना। दिस इज एज गुड एज अ नॉर्मल इंटरेस्ट इनकम। आपने एक बैंक में पैसा जमा कराया 1 साल के लिए, तो बैंक आपको सूद जब देगा उस इनकम के ऊपर, उस इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर, साल के आखिर में देगा ना। तो साल के आखिर तक जाने के लिए आप पहले इंटरेस्ट को अक्रू करोगे और फिर पैसे ले आओगे। पहले तो बात समझ आई? तो जैसे बैंक में भी पैसा डालते हो तो पहले इनकम अक्रू होती है फिर मिलती है ना। यहां पे ये जो इसके अंदर छुपा हुआ प्रीमियम है जो आपको आखिर में मिलेगा, वो भी आपकी इनकम ही है। तो आपको इनकम मिलेगी कब? लास्ट में। तो वो भी तो इनकम बुक होगी तो मिलेगी ना। तो वो आपने IRR के जरिए बुक करनी है। बिस्मा, क्लियर है? ओके, गुड। कितना? 3 रुपये का डिफरेंस। चलो वो तो आएगा, वो तो राउंडिंग ऑफ का फर्क है। हाँ जी, ऑनलाइन वालों बच्चों सारे बता दो एक साथ, यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से, बिल्कुल क्लियरिटी से, बिल्कुल क्लियर। देखो ये केसेस करवाने का मकसद ये कि कुछ भी पूछे तुम्हें पता हो कि अकाउंटिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। चलें जी, अब मुझे बताएं कि भाई सर डे वन पे हम एंट्री बना लेंगे पहले अपनी आसानी के लिए। इन्वेस्टमेंट, डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से भाई? इतने से आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम बनाते हैं शेड्यूल। सही है, हमारे पास कितने साल हैं भाई? 4 साल। हम इसको ज़रा हटाते हैं और हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे सिर्फ IRR निकाल लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली तुम्हारे एग्ज़ाम में नीड नहीं है। हाँ भाई, मुझे बताओ कि आपने ईयर 0 पे, अब खाली IRR निकालने के लिए मुझे खाली लफाजी करवा दो, आपने ईयर 0 पे कितने पैसे फंसाए हुए? नहीं, आप बोलेंगे सर आपने ईयर 0 पे जो पैसे फंसाए हुए हैं वो फंसाए हुए हैं ये 124,000, ऐसा ही है? अच्छा, अब आप इस कंप्यूटर को ये कह रहे हैं कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट कितने सालों की है? 4 सालों की है। अच्छा, पहले साल आपको 1 मिलियन का कितना मिलेगा? 25%। तो मैंने कहा भाई पहले साल आपको मिलेगा 1 मिलियन का 25%, ऐसा ही है? ये भी और ये भी। अच्छा, क्या आखिर में आप लोग मुझे बताएंगे आखिर में क्या ये मिलेगा या पैसे भी वापस आएंगे? अच्छा, जो पैसे आपके वापस आएंगे वो कितने आएंगे? फेस वैल्यू या उससे ऊपर? वेरी गुड। तो मैंने कहा भाई मुझे जो आखिर में पैसे मिलेंगे वो 1 मिलियन में 1 लाख प्लस कर लें आप, ऐसा ही है? तो 1.1 मिलियन की रिडम्पशन है ना एट प्रीमियम ऑफ 10। तो मैंने कहा कि भाई आपने यहाँ पर IRR के फॉर्मूले में ये भी डाल दिया। तो देखो सवाल में यही आ रहा है 18.4963, सवाल में यही है ना 18.4963। मैंने कहा चलो भाई ये हमारा इफेक्टिव रिटर्न है। अच्छा, अब आपके सामने इस इफेक्टिव रिटर्न के अंदर प्लीज देखिएगा, इस इफेक्टिव रिटर्न के अंदर 3 चीजें हैं। 2 चीजों की अमोर्टाइजेशन है, एक की इनकम है, और नॉर्मल इनकम तो बुक हुई होगी साथ साथ। बात क्लियर है? तो यानी ये IRR कर ही रहा होगा कि 2 एक्सपेंसेस बुक कर रहा होगा, एक इनकम बुक कर रहा होगा। तो हमने कहा कि भाई अब हमने यहाँ से सवाल को शुरू किया, इसके ऊपर हमने लगा दिया ये इंटरेस्ट, और हमें जो है पहले साल कूपन इतना मिलेगा। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी पहले साल की अमोर्टाइजेशन ये है 23606, पर मुझे बताओ 23606 में 3 चीज़ें हैं। एक प्रीमियम अमोर्टाइज हो रहा है जो मैंने दिया था,
और ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो रही है जो मैंने दी थी, और एक इनकम रिकॉर्ड हो रही है जो मुझे मिलेगी, तो तीनों का नेट है। क्लियर है? चलें जी, अब हमने कहा कि भाई इसके बाद आपके पास ये आ गया, ये अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आ गई। 2 सालों की वर्किंग सही है तुम्हारी? ये चेक कर लो, सही है। ये अमाउंट आ गई, ये हमने इंटरेस्ट बुक किया, ये आ गया, और ये अमाउंट आ गई। आखिर में आ गया 1.1 मिलियन, सही है। हाँ वो तो राउंडिंग ऑफ का है ना, क्योंकि यहाँ पे तभी मैंने निकाला था कि एक्यूरेट आएगा एक्सेल में। तो हमने कहा पहले साल की एंट्री भी बना देते हैं आपको। अच्छा, आपने कहा कि भाई कैश आपको मिलेगा पहले साल कितना, ये वो मैंने सम नहीं किया हुआ ना, ये रहा, ये आ गया, सही है। अच्छा, कैश आपको मिला 2.5 लाख का, सही है। आपने इंटरेस्ट इनकम बुक की कितने की, 226,394। अच्छा, आपने कहा कि भाई इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आपकी क्रेडिट हो जाएगी कितने से, इन दोनों के डिफरेंस से 23,606 से, तो ये आ गया। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा पे कैपिटलाइज की हुई है, तो इतनी ही अमोडाइज करेगा कि 10 रुपये का प्रीमियम रह जाए, ऐसा है। वो इतनी अमोडाइज करेगा कि 10 रुपये का प्रीमियम रह जाए उसके अंदर। चाहे तो आप ये 2 का भी बना सकते हैं। आपने कहा 2.5 लाख रुपये मिले, इनकम आपकी आ गई ये, और अमोटाइजेशन आ गई ये। आपकी बैलेंस शीट में पहले साल कितना आएगा, 1.2, दूसरे साल 1172422। तो ये आपकी बैलेंस शीट अमाउंट्स हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई मसला? चलें आगे। चलें जी, अब आप अपने पास, अच्छा यानी देखो, आप पहले एक साथ बता दो ऑनेस्टी के साथ, प्रीमियम पे रिडम्पशन, प्रीमियम पे करना दो अलग अलग बातें हैं। जो आज मैं प्रीमियम पे करूंगा वो मेरी कॉस्ट है, जो मुझे प्रीमियम मिलेगा वो मेरी इनकम है। पर अगेन जो मुझे प्रीमियम मिलेगा फ्यूचर में, क्या आज रिकॉर्ड कर लूँ या पहले इनकम बुक करूँ फिर मिलेगा? तो इनकम IRR में बुक हो जाएगी ना, बात क्लियर है। अच्छा, जो आज मुझे डिस्काउंट मिला है, क्या वो मेरा फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा है, जो मुझे डिस्काउंट मिला है। और जो मुझे आगे रिडम्पशन एट डिस्काउंट होगी वो मेरा नुकसान है। तो क्या वो नुकसान आज ही बुक कर लूँ या ओवर द पीरियड एक्सपेंस बुक करूँ? तो IRR में एक्सपेंस इनबिल्ड होगा। बात क्लियर है? तभी हमने क्लैरिटी से लिख दिया, रिडम्पशन एट प्रीमियम और डिस्काउंट की अकाउंटिंग हम डे 1 पे नहीं करते, वो ओवर द पीरियड होती है। ये केस हो गया तो हम इसको साइड में लगाते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं फेयर वैल्यू थ्रू P&L, सही है। अच्छा, अभी तक टू बी वेरी क्लियर हमने ये नहीं सीखा कि कब आप अमोटाइज कॉस्ट पे आएंगे, कब आप फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे आएंगे, पर अमोटाइज कॉस्ट का मतलब और उसकी अकाउंटिंग सिखा चुका हूँ। जैसे इक्विटी सिक्योरिटीज़ में आपने सीखा था ना कि जब आपकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगी तो आप होंगे फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे, और जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होगा तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे। पर डेट सिक्योरिटीज़ में मैंने आपको अभी तक वो नहीं सिखाया कि कब किस पे आएंगे, पर हाँ अकाउंटिंग सिखा दी, मतलब सिखा दिया अमोटाइज कॉस्ट का। क्लियर है? अब आप अपने पास हेडिंग डाल देंगे भाई फेयर वैल्यू थ्रू P&L। हाँ भाई, इसके अंदर पर्पस क्या है? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। सो इन दिस केस नथिंग हैज टू बी amortized,
ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी एक्सपेंस आउट। सही है। अगेन in this purpose is held for trading, so in this case nothing has to be amortized, transaction cost will be expense out। और एक और चीज लिखने बड़ी अहम है, income will be booked using हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, कूपन रेट। अच्छा अब ये भी आप सोचेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब हम कह रहे हैं सब पीएनएल में जाएगा तो मैं अमोर्टाइज किसको करूँ, बात आई समझ। जब हम खुद कह रहे हैं कि सब पीएनएल में जाएगा तो अमोर्टाइज करने की तुक या लॉजिक नहीं बनती। दोनों में फर्क क्लियर हुआ, उसमें और इसमें। यहाँ वहाँ पे इनकम बुक करते हैं किससे, आईआरआर से, यहाँ पे इनकम बुक करेंगे क्योंकि यू हैव नथिंग टू अमोर्टाइज। क्या अमोर्टाइज करूं, तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। बच्चों क्लियर है? हाँ बिल्कुल ऐसा है इसमें कि सारी कॉस्ट ही एक्सपेंस आउट जाएगी तो हमारे पास कुछ एक्सपेंस आउट करने के लिए बचेगा ही नहीं, तो सीधा हिसाब किताब है, सिंपल है। क्लियर है? चलें जी, ओके। इसी सवाल को ले आते हैं यहाँ पर, जो अभी ऊपर किया ना, मैपिंग हो जाएगी। सही है। अच्छा चलें, अब आप मुझे बताएंगे, मैं अगर यहाँ पे फेस वैल्यू रखूं तो आपने कहा कि सर 10,000 बॉन्ड थे, एक कितने का था, 100 का। ये आ गया। प्रीमियम पे किया था आपने, सही है। प्रीमियम आपने पे किया था 10 इंटू 10 का किया था, कितने का, 20 का। तो आपने कहा कि भाई ये आप कर लें 20, ये आ गया, ये आ गई फेयर वैल्यू। देखिए सामने वाले को पैसे तो आप पूरे देंगे ना, सामने वाले को पैसे पूरे देंगे, जो फेयर वैल्यू बनती है। इवन तो वो मुझे पैसे नहीं दे बाद में, ये पर देने तो आज पूरे हैं ना। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है सर फिर इनकम भी ईयरली अकाउंट होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये भी करके दिखाते हैं, तभी तो मैंने कहा मैं साथ साथ रखूंगा ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो। सही जी, आगे मैं कह रहा हूँ ये टेक्निकल है, बट अगर आपने एक बार पिक कर लिया ना तो आपका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा होगा। 8 से 10 नंबर फ्री के हैं। अभी मैं आपको बाखुदा पास पेपर कराऊंगा ना, बोलेंगे सर ये क्या है, आपने इतना मुश्किल सवाल करा दिया, कुछ भी नहीं है उसमें, आराम से हो जाएगा तुम लोगों से। पर सिंपल आपने फ़र्क रखना है कि कब इनकम कैसे बुक करनी है। सही जी, लॉजिक्स क्लियर होनी चाहिए। आगे हमने कहा भाई देखो खुद सोचो, अकाउंटिंग मॉडल जो भी हो, फेयर वैल्यू तो फेयर वैल्यू रहेगी ना, फेयर वैल्यू तो। और सर जब अकाउंटिंग मॉडल जो भी हो तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं करेंगे, वो भी पे होगी। ऐसा ही है, तो कितने परसेंट है वो, 2%। 24,000 की थी ना, आपने कहा ये अमाउंट आ गई, ये और ऊपर दोनों सेम है। तो सर अभी डिफरेंस क्या है, अभी बताते हैं आपको। हम पहले यहाँ पर आए, हमने कहा सर पहली एंट्री बनाने लगा हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये देखिएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट पूरे पैसे चले गए। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं, इसकी समरी भी बनाऊंगा एक पेज पे, पूरा IFRS 9 एक पेज पे आ जाएगा, वो मेरा प्रॉमिस है। पर आप खाली ये बात समझो, अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर इनिशियल कैपिटलाइजेशन होती है फेयर वैल्यू प्लस, यहाँ पे ओनली फेयर वैल्यू। आपने इक्विटी सिक्योरिटीज में भी तो यही किया है, बात समझ आई। वहाँ पे भी यही किया, यहाँ पे भी यही कर रहे हो। वहाँ पे भी OCI में कैपिटलाइज होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यहाँ पे एक्सपेंस आउट। अब सवाल ये कि सर प्रीमियम तो रह गया, प्रीमियम तो रह गया ना, ये भी अमोर्टाइज नहीं होगा क्योंकि सब कुछ कहाँ जाता है, पीएनएल में। तो ये तो कैपिटलाइजेशन है ना। अभी आप इसको मार्क टू मार्केट करेंगे, फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो फेयर वैल्यू का गेन लॉस भी कहाँ जाएगा, पीएनएल में। तो आपको इसको अमोर्टाइज करने की नीड ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपको कुछ भी अमोर्टाइज नहीं करना क्योंकि सब कहाँ जाता है, पीएनएल में। तो आपका सवाल मुझसे ही होना चाहिए था, सर प्रीमियम आपने पीएनएल में क्यों नहीं डाला? भाई वो तो कैपिटलाइजेशन है ना, वो तो एसेट की बेसिक कॉस्ट है।
वो तो कैपिटलाइज रखोगे ना, बात समझ आ रही है, वो तो कैपिटलाइज रखोगे। ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, बात क्लियर है। ये तो हमने कैपिटलाइज रखी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो गया, तो यानी हमने यहां पे लिख दिया इनिशियल कैपिटलाइजेशन विल बी एट फेयर वैल्यू ओनली। ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी एक्सपेंस आउट। ये आ गई हमारे पास बात, ये ऊपर भी लिखा था मैंने। चलें जी, ये बात पहली एंट्री तक क्लियर है। आज जी शेड्यूल बनाएं, यहां से उठाते हैं, देखना शेड्यूल का गेम देखना, आप बिल्कुल सेम उठा रहा हूं, सही है, शेड्यूल यही है ना। अच्छा भाई प्लीज देखिएगा, ओपनिंग में कितना रखूं, इसको हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया, ये भी आ गया। 1.2 मिलियन तक साथ हो। और सर प्रीमियम का क्या बताया था, मैं वापस बताता हूँ। प्रीमियम का मैंने ये बताया, देखो प्रीमियम डे 1 पे एक्सपेंस आउट नहीं होगा, क्योंकि वो तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना। तो फिर ये कहता है कि जब प्रीमियम डे 1 पे एक्सपेंस आउट नहीं हुआ तो आगे भी इसलिए एक्सपेंस आउट नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पे मॉडल अमोटाइज कॉस्ट का नहीं है ना, आपने कुछ अमोटाइज नहीं करना, क्योंकि जो इनकम आएगी सीधी सीधी पीएनएल में जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोटाइज नहीं होनी, कुछ भी अमोटाइज नहीं होना, क्योंकि ये मॉडल ही कौन सा है, फेयर वैल्यू थ्रू। एक और लॉजिक सुन लो, ये स्टैंडर्ड ये कहता है उन लोगों को कि तुमने खरीदा ही ट्रेडिंग पर्पस के लिए है, तो तुम्हें कौन सा आखिर तक रखना है जो तुम इतनी कॉस्ट को अमोटाइज करोगे। भाई जो है पीएनएल में डाल के फेयर वैल्यू पे लेके जाके खत्म करना, आपको इस झंझट पे नहीं जाना कि आपको प्रीमियम को भी अमोटाइज करना है। पहले तो बात क्लियर है, किस तरह बात क्लियर है, आपको इस झंझट में ही नहीं जाना कि आप प्रीमियम को बैठ के अमोटाइज करो, क्योंकि आपका मकसद ही खरीदना बेचना है। बात क्लियर है। तो इट इज यूजलेस टू से कि मैं इसको रखूंगा फिर अमोटाइज करूंगा, तो बिला वजह आईआर निकालो, मेहनत करो, ऐसी लाखों हजारों बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स होगी तो सबके लिए आईआर निकालते फिरोगे, खरीदोगे बेचोगे, खरीदोगे बेचोगे, तो ये आपके लिए हैसल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि भाई जब आप हेल्प फॉर ट्रेडिंग पे, तो आपको प्रीमियम को अमोटाइज करने की नीड नहीं है। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्यों नहीं करना, क्योंकि वो वैसे ही कहाँ जा चुकी है, पीएनएल में। दोनों में फर्क क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों बच्चों जल्दी से। अगेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसलिए नहीं अमोटाइज करे क्योंकि वो कहाँ जा चुकी है, और प्रीमियम को इसलिए नहीं करे क्योंकि कह रहा है भाई आपने रखा ही बेचने खरीदने के लिए, तो क्यों आईआर निकाल के अपनी जिंदगी की मुसीबत में डालना। तो आप सिंपल रखें, उसको कैपिटलाइज करें, उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाएं, कहानी खत्म। सही है, ओके जी, आगे सुनिएगा। मैंने कहा कि साहब मुझे इनकम बुक करनी है, इंटरेस्ट इनकम, सही जी। तो मैंने कहा कि भाई 1 मिलियन पे 25%, 1 मिलियन पे, ये 1 मिलियन ये था, ये आ गई इनकम। मैंने कहा सर मुझे पैसे भी इतने ही मिलेंगे, क्लोजिंग भी कितना आ गया, क्या प्रीमियम अमोर्टाइज हुआ, ये एज इट इज पड़ा हुआ है, एज इट इज है। 1.2 मिलियन में प्रीमियम था ना, एज इट इज मौजूद है, नथिंग टू बी अमोर्टाइज, सीधा हिसाब किताब, क्योंकि आपका मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो थी ना, उस पर तो डिनाइल नहीं है, तो हमने आईआरआर ही नहीं निकाला। जब आईआरआर नहीं निकाला तो वो इनकम में एम्बेड नहीं हुआ ना, इनकम सादा कुछ वो बुक की हुई 2.5 लाख रुपए की, बस जो मिलेगा। बात समझ आई? हाँ जी ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, बात क्लियर है। अच्छा अब मैंने कहा कि ये हो गई मेरी कैरिंग अमाउंट भी सेम, अभी मेरी कैरिंग अमाउंट ये है ना, फिर मुझे याद आएगा कि यार मेरा एसेट किस पे है, फेयर वैल्यू मॉडल पे। मैं सवाल में गया, मैंने कहा यार मेरी एक बॉन्ड की फेयर वैल्यू कितनी चल रही है, 125। एक बॉन्ड की फेयर वैल्यू कितनी चल रही है, बॉन्ड्स कितने मेरे पास, 10,000। अच्छा अब मैंने कहा अच्छा भाई मेरी एक बॉन्ड था 1.2 मिलियन का, कितने की हो गई वैल्यू, 1.25। तो मेरा फायदा है नुकसान है, गेन कितने का आ गया, 50,000 रुपये का। तो मुझे आप एक बात बताएं, जब मेरा ये फ़ायदा है 50,000 रुपये का, तो मैं यहाँ पे एक इनकम रिकॉर्ड करूँगा। देखिएगा यहाँ पर हमने सबसे पहले कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से,
तो सर वो उस वाले मॉडल में तो इन्वेस्टमेंट भी क्रेडिट होती थी, अमोटाइजेशन होती थी, तो वहाँ पे प्रीमियम अमोटाइज होता था, क्योंकि आप कहते थे मुझे शुरू से आखिर तक रखनी है, तो जो पैसे मुझे नहीं मिलेंगे उसको मैं अमोटाइज करके ख़त्म करूँ। यहाँ पे तो पता ही नहीं है, कभी भी बेच दो, तो अमोटाइजेशन के लिए आईआर निकालने की भी कोई नीड नहीं है। तो देयर इज नथिंग टू अमोटाइज, कुछ भी अमोटाइज। और आखिरी बार बता दो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ गई? वो तो डे 1 पे ही हो गई ना, तो वापस से करोगे तो कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। तो डे 1 पे जब पीएनएल में चार्ज हो गई तो आपको ओवर द पीरियड करने की कुछ नीड नहीं है। जल्दी से बता दो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? तो ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ इस और इसी सवाल में, सेम सवाल के जरिए। कोई मसला यहाँ तक बिला झिझक पूछ सकते हो। क्लियर है? पक्की बात है? ओके गुड। आगे फिर मैंने कहा सर एक और एंट्री बनेगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल क्रेडिट। कितने से भाई? 50,000। अब आपकी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने पे आ रही होगी? 1250। तो 1.2 पे नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपका मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा आप जरा गेम देखें, मेरे पास ये ओपनिंग फेयर वैल्यू आ गई, ऐसा ही है। इंटरेस्ट किस पे बुक करूं? सेम, ऐसा ही है, सेम किया है ना भाई। वो तो बोलता है सीधा सीधा जो इनकम सीधा सीधा इनकम, बस दैट्स इट, होशियारी करने की नीड ही नहीं है। देखो ना दूसरे साल भी 1.25 पे तो नहीं करूंगा ना। वापस सुनो, क्यों का जवाब अच्छा देना है मैंने। इन्होंने सवाल किया सर क्यों इसके ऊपर इनकम नहीं बुक कर रहे, मैं फिर कह रहा हूँ उसके अंदर फिर प्रीमियम है। नहीं यही बात समझ, फेयर वैल्यू के अंदर फिर प्रीमियम है ना। देखो बात समझो, तो आप देखो ना 1250 का मतलब है 125 का ही है, 25 का प्रीमियम है ना। तो मैं कह रहा हूँ आपको प्रीमियम को तो अमोटाइज ही नहीं करना ना, अमोटाइज करो तो इसके ऊपर रेट लगाओ, तो फिर निकालो आईआरआर। आईआरआर तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ अमोटाइज नहीं करना। पहले बताओ बात समझ आई? तभी मैं कह रहा हूँ सिंपल एक एक स्टेप सीखते रहो, सिंपल इनकम बुक करो, कहानी खत्म। अगेन मैंने इसको ओपनिंग को इसलिए यूज नहीं किया, रीजन बीइंग कि भाई मुझे कुछ अमोटाइज ही नहीं करना, इसके अंदर फिर मुसीबत प्रीमियम मौजूद है, तो मुझे अमोटाइज ही नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं कभी भी बेच दूंगा। अच्छा क्या अब तक बेचा नहीं, पर क्या इसका मतलब है बेच नहीं सकता? कभी भी बेच दूंगा। तभी वो कह रहा है प्रीमियम को अमोटाइज ना करो, तो ये सिखाने के लिए कह रहा हूँ ना, आखिर तक जा रहे हैं। तो कह रहा है कभी भी बेचोगे तो क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इनको बोल दिया जाए ना कि आईआरआर निकालो, तो ये पता है बेचारे हर साल के आखिर में नया आईआरआर निकाल रहे होंगे। कैसे? सुकून से बताता हूँ। पहले साल प्रीमियम कितना था? 20, अब कितना हो गया? 25, तो फिर आईआरआर निकालोगे नया। और अगर 20 सालों की इन्वेस्टमेंट हुई, कभी स्टेट बैंक की साइड पे जाना, और स्टेट बैंक की साइड के ऊपर आपको पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड 20 साल के भी दिखेंगे। तो अगर एक कंपनी 20 साल की अकाउंटिंग कर रही है एक बॉन्ड के लिए, उसके बाद तो लाखों मिलियन बॉन्ड्स होते हैं, तो क्या वो हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए हर साल के आखिर में नया आईआरआर निकालेगी? नहीं। तो उसको यही कहा गया कि भाई तुम अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे हो, आपको अमोर्टाइजेशन के चक्कर में नहीं जाना, आप प्रीमियम को एज इट इज रहने दें, अपनी इनकम बुक करें, कहानी खत्म। क्योंकि आप कभी भी बेच सकते हैं इसको, तो जब कभी भी बेच सकते हो तो आपको अमोर्टाइज करने की कोई तुक नहीं बनती। बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे इसलिए अमोर्टाइज भी नहीं करते। देखो एज इट इज मौजूद है, इनकम बुक हुई, जितने इनकम उतने पैसे, क्लोजिंग भी वही। क्लियर है? जल्दी बता दो ऑनलाइन वाले बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, ये तो हो गया हमारा ईयर 1। ये भी हो गया हमारा ईयर 1। चलिए जी, अब आप मुझे बताते हैं कि आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? सेम है? फेयर वैल्यू देखें, ओ भाई 132 हो गई। तो आपने कहा कि भाई आपने यहाँ पे रख दिया 132, गेन कितने का आ गया? 70,000 का। तो आपने कहा कि सर ईयर 2 के अंदर मैं अगर इनकम तो सेम बुक करूंगा, लॉजिकल बात है, सेम बुक करूंगा ना इनकम। अच्छा, जब इनकम मैंने सेम बुक की तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 70,000 रुपये से, ये आ गया। आप बोल रहे होंगे सर फेयर वैल्यू टू पीएनएल ज़्यादा आसान है, सीधा सीधा इनकम बुक करो, फेयर वैल्यू पे लेके जाओ, कहानी खत्म।
हाँ जी, ज़रा आप लोग हेल्प करें। अब ओपनिंग क्या रखूँ, इस पे इंटरेस्ट लगाऊं? क्यों? इसमें प्रीमियम एडेड है और आप तो कुछ अमोर्टाइज ही नहीं कर रहे, तो निकालो वरना यार, निकालने की कोई नीड नहीं है। अच्छा पहले वाला इजी है, अच्छा चलो करना तो है ना, पेपर में ही आ गया तो ये बोलो कि वो आता है मेरे को, सही है। अभी तो पहली बार कर रहे हो ना ये वाला, बहुत देखो मैं बताऊं बात होता ही ज़्यादा आसान है। सिंपल कूपन से इनकम बुक करो और फेयर वैल्यू पे ले जाओ, कहानी खत्म। जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, और उसको किस पे लेके जाना है, बस फेयर वैल्यू पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ अमोर्टाइज ही नहीं हो रहा। सही है, चलें जी, ये आ गया। हाँ भाई, क्लोजिंग आपका कितना आ गया, 1320। अगेन इसके अंदर वही प्रीमियम शामिल है, कैरिंग अमाउंट भी ये आ गई। अच्छा अब जल्दी से मुझे बताएं कि ईयर 3 अगर मैं यहाँ पे एंट्रीज बनाऊं तो ईयर 3 में इनकम सेम बुक हुई है। अच्छा अब मुझे बताएं बॉन्ड की वैल्यू कितनी चल रही है, 115। अच्छा वैल्यू गिर गई, वैल्यू गिर गई, लॉस आ गया 170 का, तो आपने यहाँ पे फेयर वैल्यू लॉस इन पीएनएल और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 170 से, सही है। अच्छा एक मार्केट की बात सिखाऊं तुम लोगों की नॉलेज के लिए, सीख लो आज ये सारे काम बंद, पहले आप लोगों के लिए एक नॉलेज की बात है, सीख लो ताकि ये समझ आए, मज़ा आए। एक चीज़ ये सीख लो कि जब आप अपनी मैच्योरिटी के करीब जाते हैं ना, तो उस सिक्योरिटी में एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं होता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको सामने वाली कंपनी ने क्या वादा किया था कि 110 पे रिडेम्पशन होगी, 100। अब जब जैसे साल करीब करीब पहुंचोगे तो अब आखिर साल आने वाला है ना, अब आखिर साल के वक्त में 31 दिसंबर पे जाके किसी को तुम बोलो 115 का खरीद ले, तो वो बोलेगा भाई इसकी वैल्यू 110 से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो मैच्योरिटी के करीब जाते जाते आपका एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल खत्म होता जाता है। हाँ आप 20 साल के टेन्योर में, 40 साल के टेन्योर में, 50 साल के टेन्योर में किसी को बीच में बेच देते तो समझ आता है। और किसी ने आप में से ये भी नहीं पूछा कि सर डेट सिक्योरिटीज की फेयर वैल्यू कैसे चेंज होती है। एग्जाम्पल देके समझा देता हूं, मेरे पास बॉन्ड पड़े हुए हैं जिसका रिटर्न 14% है, जिसका रिटर्न, मार्केट में इंटरेस्ट रेट ओवरऑल गिर गए तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि उसका रिटर्न, क्योंकि अगर किसी और बंदे को कमाना होगा तो वो मार्केट में जाएगा तो उसको कितना रिटर्न वाला मिलेगा, कम वाला। मैं बोलूंगा मेरा तो एग्रीमेंट हुआ ये चाहिए ले ले, पर इसका मैं क्या लूंगा, प्रीमियम, तो इसलिए मेरी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं आखिर में जाके उसको बोलूंगा, बोलेगा तेरा दिमाग खराब है भाई, अब तो रिडीम हो रहा है और रिडेम्पशन भी कितने पे होगी, 110 पे, तो क्या मैं कह सकता हूं आखिर दिन पे जब ये खत्म हो रही होती है कहानी, तो रिडेम्पशन वैल्यू और आखिर दिन की फेयर वैल्यू इक्वल होती है, उसमें कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचता। ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये कहानी समझ आई कि हम सारी चीजें आखिर में ले जाके इक्वल हो जाती हैं। ये फायदा या नुकसान तो बीच में होता है जब रेट ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। अब आप अज्यूम करो, तुम लोग बताना, सही बता दिया, मजा आ जाएगा। मैंने लेट्स से टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट खरीदे में किसी कंपनी के, सही है, वो मैंने खरीदे थे 15% पे, कितने पे, अच्छा आज वो कंपनी क्योंकि काइबोर चेंज हुआ है तो काइबोर के बेस पे वो रेट ऑफर कर रही है 21%। मैं टीएफसी आज बेचने जाऊंगा अपना 15% वाला, महंगा बिकेगा सस्ता, वापस से मैंने, अच्छा बिस्मा कह रही है सस्ता, फिजा कह रही है सस्ता, आप लोग क्या कहते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ मेरा, मैं अगर अपनी, मैं बोलूँ आज मुझे इन्वेस्टमेंट बेचनी है, कम में बिकेगा, क्यों, क्योंकि कोई मुझसे खरीदे इससे अच्छा मार्केट से खरीद लेगा, कंपनी से ले लेगा डायरेक्ट जाके। तो मुझे अगर उसको टिकाना है, अपना खत्म करनी है इन्वेस्टमेंट, जान छुड़ानी है, तो मुझे फिर मजबूरन सस्ते में बेचना पड़ेगा क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कम है। लॉजिकल बात समझ आई। तो यहाँ पे भी वही केस होता है, लिखे जा रहे हो, पूछ नहीं रहे वैल्यू कैसे चेंज होती है इधर। चलो जी, अब हमने कहा कि भाई ये 1320 आ गया,
इसके ऊपर हमने ये लगा दिया, हाँ सॉरी 1150, सही है। अच्छा भाई अब आप देखें क्लोजिंग आ गया 1150, ऐसा ही है, चलें जी 1150 आ गया। अच्छा आपकी कैरिंग अमाउंट भी यही है। अच्छा मुझे लगता है फेयर वैल्यू आपकी अब 110 ही होगी, आपके पास कोई एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल नहीं बचा। तो अगर मैं ईयर 4 पे आ जाऊं तो ये तो सेम है, बाकी आपने लॉस बुक कर लेना है कितने का, 50,000 रुपये का। अच्छा एक मज़े की बात बताऊं, तो आप लोग अमेज हो जाओगे, यहाँ पे ये सिखा देता हूँ क्योंकि मैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग या बैंक्स का ऑडिट करता रहता हूँ ना। इधर देखो सारे काम बंद, इधर मैंने आपको क्या कहा, जब आप मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हो ना तो आपके पास एडिशनल गेन कमाने का पोटेंशियल, इंटरेस्ट इनकम का सम कितना आ रहा है 1 मिलियन, इसका सम कितना आ रहा है 1 लाख, कितना आ रहा है 1 लाख। अच्छा ये 1 मिलियन 1 लाख, और आपने यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ, सब बच्चे मुझे बताना, क्या मैं कह सकता हूँ मैंने अपने पीएनएल में 3 सालों में ये इनकम बुक की है, 4 सालों में बल्कि, जल्दी बताओ हाँ या नहीं, ऐसा ही है। 4 ईयर इनकम ये है, ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन, तो यही है 4 सालों की इनकम। और फिर मैंने 4 सालों में ये लॉस बुक किया है, हाँ या नहीं, ये लॉस बुक किया है। नेट कितना हो गया 9 लाख रुपए, नेट कितना हो गया ये देख लो, आपके सामने करके दिखा रहा हूं, 9 लाख रुपए का लॉस बुक किया है। मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बुक की थी, हाँ नेट इनकम बुक की है 9 लाख की। अच्छा ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बुक की थी मैंने डे 1 पे, कितनी है, ये कितना आ गया। अच्छा अब मैं जाता हूं ऊपर अमोर्टाइज कॉस्ट वाले मॉडल में, यानी मॉडल अलग है पर अगर चौरंगी तक गए तो सेम हो जाएगा। बात समझ आई, ये तो तुम्हें इसलिए बता दिया क्योंकि मैं तुम्हें रोज खेलता हूं इससे, इसलिए सही है। ऑनलाइन वालों बात समझ आई, जल्दी से बताओ जानी, यानी आखिर तक पहुंच गए तो यू डोंट हैव एनी पोटेंशियल टू अर्न मोर, वही होगा जो अमोर्टाइज कॉस्ट में होता, तरीका कार अलग है। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, सुनो इधर सारे बच्चे सुनो सुनो सुनो, ऐसा हो भी क्यों है उसकी भी लॉजिक सुन लो। वहां पे तो अमोर्टाइज करता हूं ना, हाँ या नहीं, यहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले दिन पे टिका दी, यहां पे प्रीमियम जो अमोर्टाइज हुआ है ना वो फेयर वैल्यू गेन में हुआ है। यहां पे जो प्रीमियम अमोर्टाइज हुआ वो किस में हुआ है, फेयर वैल्यू गेन लॉस में हुआ है, तो वो वहां हो गया, अमोर्टाइज हो गया। बात समझ आ रही है, तो प्रीमियम यहां अमोर्टाइज हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले ही टिका दी, सबको नेट कर दूं तो ये आ गया। वहां पे आईआरआर के जरिए होता है, यहां पे अलग अलग हुआ है क्योंकि वो मॉडल अलग है, ये मॉडल अलग है। तो यानी ये बात तो मैंने प्रूव कर दी कि अगर आखिर तक लेके गए तो आपके पास कुछ मजीद कमाने के मौके नहीं बचेंगे। क्लैरिटी है, हमने तो कॉस्ट बना दी ना, और हमने आखिर तक उसको अमोर्टाइज नहीं किया, इवन प्रीमियम बढ़ता भी गया इनकम के तौर पे। फिर जैसे जैसे मैं मेच्योरिटी के करीब गया तो मुझे ये बात समझ आई कि यार अब तो कुछ वो कमाने का पोटेंशियल ही नहीं है, क्योंकि मैंने बेचा ही नहीं ना बीच में। अमोर्टाइज कॉस्ट में क्या करता हूँ, मुझे पता है मुझे बेचना ही नहीं है, तो जो आज पे किया वो अमोर्टाइज ही होगा, एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो एक्सपेंस आउट आईआरआर के जरिए नहीं हुआ है, मार्केट के जरिए हुआ है, कि मार्केट में उसके पैसे वो मिलेंगे ही नहीं। क्लियर है, वो मिलेंगे जो एग्री हुए थे, तो बस वही मिल गया बस, ये और उसका रिटर्न क्या है, मैच हो रहा है। ऑनलाइन वालों क्लियर है, जल्दी बता दो मेरे बच्चों एकदम। ओके जी गुड, तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसको मैं देता हूँ आपको, क्विज आ जाएगा इसका, कॉपी